हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीएसटीसी में जो टॉपिक है संज्ञा, हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक दे रखा है आपका संज्ञा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सब जो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और संज्ञा की पहचान हम किस तरह से करते हैं, यानी किस शब्द में किस वाक्य में कौन सी संज्ञा दे रखी है, इसका हम किस आधार पर जो है निर्णय कर पाते हैं, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा क्या होती है, यानी संज्ञा सभी जो दुनिया में सभी के नाम है, जो कुछ भी है सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो शब्दों से मिलकर बनाए। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है, वो होता है नाम, यानी सभी का नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो सम प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सम्यक प्रकार से ज्ञान होता है। किसी वस्तु स्थान विशेष घटना या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी वस्तु व्यक्ति यानी घटना जो भी हो उसे किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी हमें दिखाई देता है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी जो है किसके अंतर्गत आती है, संज्ञा के अंतर्गत आती है। उसे हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा को किन किन संज्ञा के जो हिंदी में जो मूल रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो मूल रूप से संज्ञा के हिंदी संज्ञा को हिंदी में मूल रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? पहले जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक, और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में संज्ञा के कितने भेद बताए गए, तो अंग्रेजी में संज्ञा के कितने भेद बताए गए, 5 भेद बताए जाते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हैं। अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं, तो अंग्रेजी में होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रववाचक और समूहवाचक जो होते हैं। ये अंग्रेजी में दो और ज़्यादा इसके भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? द्रववाचक और समूहवाचक जो है अंग्रेजी में दो और ज़्यादा भेद बताए गए हैं, जबकि हिंदी में जो है हम सामान्यतः मूल जो संज्ञा है हिंदी में 3 मानी जाती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन हिंदी में अंग्रेजी के अंतिम 2 भेदों जो है द्रव्य और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही क्या है, भेद माने जाते हैं। यानी द्रववाचक और समूहवाचक जो है संज्ञा है वो किस जाति के, वो किस संज्ञा के भेद माने जाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? द्रववाचक और समूहवाचक जो है जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, अर्थात यह दोनों संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में भी संज्ञा के कितने 3 ही भेद माने गए हैं, तो संस्कृत के अनुरूप हिंदी में भी मूलतः 3 ही संज्ञा के भेद माने गए हैं। सबसे पहला टाइप आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या पदार्थ विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, रामायण, महाभारत, हिमालय, गंगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खानवा का युद्ध, ताजमहल, कुतुब मीनार इत्यादि। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे जो कोई विशेष पर्सन हो, जिसका जो दुनिया में एक ही हो, जो नाम दुनिया में एक ही हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे खानवा का युद्ध महाराणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। खानवा का जो युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो दुनिया में तो राणा सांगा और बाबर एक ही मात्र हुए हैं, एक ही हुए हैं। हिमालय भारत का मुकुट है, हिमालय जो है एक ही है। हिमालय क्या है? एक ही है, हिमालय एक ही है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा भी एक ही है। तो व्यक्ति विशेष हो गई, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें होगी। उसके बाद बात करें ताजमहल सुंदर है, तो ताजमहल तो एक ही है, चाहे उसके कितने ही प्रकार अन्य प्रकार जो बना दी जाए, लेकिन ताजमहल मूलतः एक ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन यानी कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन किन को शामिल किया जाता है, इसको हम पढ़ ले, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे देशों के नाम, जैसे देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों के नाम, सभी देशों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विद्यालय व कोचिंगों के नाम, संस्थाओं के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। नदियाँ और जो पर्वतों के नाम हैं वो भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार सभी जो है व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत गिनी जाती है। ग्रहों के नाम शुक्र, मंगल, शनि, रवि इत्यादि ग्रह जो सभी ग्रह जो है व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकों के नाम जैसे महाभारत, रामायण, बाइबल इत्यादि जो है पुस्तकों जो जितनी भी पुस्तकें हैं विश्व में जितनी भी पुस्तकें वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। उसके बाद युद्धों के नाम जैसे आपका खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध हो गया, हल्दीघाटी का युद्ध हो गया और आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किन किन को शामिल किया जाता है? देशों के नाम, विद्यालय व कोचिंगों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रह के नाम, वार के नाम, महीनों के नाम जो है, समाचार पत्रों, पुस्तकों के नाम, युद्धों के नाम इत्यादि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम से जातिवाचक संज्ञा होने पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, अर्थात बहुत में से कोई विशेष बताया जाता है, यानी बहुत सारे में से किसी एक को विशेष बताया जाता है, तब वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक होगी। जैसे जानवरों में जो है शेर ताकतवर होता है। यहाँ पर शेर जो है, इस वाक्य में शेर जो है शब्द व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि सभी जानवरों की बात की जा रही है। सभी जानवरों में शेर ताकतवर होता है, यानी विशेष की बात की जा रही है। सभी में कौन ताकत होता है? सभी जानवरों में ताकतवर कौन होता है? तो शेर की बात की जा रही है, तो विशेष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद बात करें शेर ताकतवर होता है, अगला जो उदाहरण है शेर ताकतवर होता है, इस वाक्य में शेर शब्द क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि इस शब्द में क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि शेर में सभी शेर आ जाते हैं, कोई भी एक अकेला शेर नहीं। शेर जो है पूरी जाति को बताता है, यानी दुनिया के सभी शेर जो है ताकतवर ही होते हैं, यानी उनकी जाति विशेष को बता रहा है शब्द। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 है फलों में आम रसीला होता है, यानी फल जो है एक जातिवाचक शब्द है। फल में सभी फल आ जाते हैं, उनमें उन सभी में आम जो है सबसे रसीला होता है। इस वाक्य में आम शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी विशेष है। व्यक्तिवाचक यानी कि विशेष शब्द है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद बात करें जातिवाचक संज्ञा की, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ इत्यादि की जाति का बोध करा हो अथवा समूह का बोध होता हो अथवा द्रव पदार्थ का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी समूह को दर्शाती है या उसकी पूरी जाति को दर्शाती है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे जानवर, फल, तो जानवर में तो सभी जानवर आ जाते हैं। जानवर में सभी आते थे, शेर, भालू, सांप, चीता, पैंथर, ब्लैक पैंथर सभी जो है जानवर के अंतर्गत आ जाते हैं। जानवर में यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, सभी जो जानवर हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। भेड़, बकरी, ऊँट, गधे, घोड़े सभी जानवर इसके अंतर्गत, यानी पूरी जाति को बता रहा है। जानवर की पूरी जाति को बता रहा है। उसी प्रकार फल जो है इसमें सभी दुनिया के सभी फलों को शामिल कर लिया जाता है, यानी फल अपनी जाति को बताता है, यानी फल जो है पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार फूल यहाँ पर सभी प्रकार के फूल शामिल कर लिए जाते हैं, फूलों की जाति को बता रहा है, यानी फूल सभी प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं चाहे वो किसी प्रकार का हो, सभी पेड़ पौधों की जाति को बता रहा है, यानी मनुष्य की जाति को बता रहा है। औरत जो है औरत की जाति को बताता है। आम, चीकू, तरबूज, पपीता, शेर इत्यादि जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि जो अपनी जाति विशेष को दर्शाता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ते, हम सकते कुत्ते तो सभी दुनिया में कुत्ते एक जैसी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कुत्ते का नाम आपने रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यानी यहाँ पर आप कुत्ते पूरी दुनिया के कुत्तों की बात कर रहे हैं, यानी एक कुत्ते की बात नहीं कर रही, इस यहाँ पर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण के माध्यम से हम इसको और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में गर्म दूध पीना चाहिए। सर्दियों में कैसा दूध पीना चाहिए? गर्म दूध पीना चाहिए।
दूध पीना चाहिए। जैसे आज शिक्षण गण की आम हड़ताल है। शिक्षण गण यानी शिक्षक जो है, सभी शिक्षक आ जाएंगे, दुनिया के सभी शिक्षक इसमें शामिल कर ली जाएंगी, चाहे वो किसी भी विषय का हो, सब्जेक्ट का हो। यानी शिक्षक गण की आम हड़ताल है, यानी सभी शिक्षक की आम हड़ताल है। यानी शिक्षक की जो है जाति बता रहा है, जाति विशेष बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे शेर ताकतवर हैं, शेर जो है अपनी पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आम रसीला है, जब हम एक वचन गुणवाचक शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तब एक वचन गुणवाचक शब्द की जातिवाचक जो बन जाते हैं। जैसे ताज़ा मिठाइयों की दुकान खुली है, ये ताज़ा मिठाइयों की दुकान खुली है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की मिठाइयाँ, यानी मिठाइयों में सभी आ जाएंगी। चाहे मिठाई में आप गुलाब जामुन ले लो, बर्फ़ी ले लो, कुछ भी ले लो, यानी मिठाइयों की जो दुकान खुली है, यानी सभी पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। मिठाई में सभी को शामिल कर लिया जाता है, जो भी मीठा होता है उसी को मिठाई हम कहते हैं। उसके बाद बात करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। जो भाव होते हैं उनको हम महसूस कर, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव को बोध कराते हैं। जैसे गुण हो गया, धर्म हो गया, आहट, ता, तत्वपन्न, आपा, आनी, गी इत्यादि प्रत्यय से मिलकर बने शब्द भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है राम की लिखाई, तो यहाँ पर लिखाई भाववाचक संज्ञा, यानी भाव के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि कैसी है, सुंदर है। मीरा की लिखावट सुंदर है। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। जो बुढ़ापा जो है इसको हम केवल बुढ़ापा को है जो हम इसको देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मोदी जी ने लोगों को ज़िंदगी के प्रति जागरूक किया। इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी? सुंदरता से व्यक्ति का मन खुश होता है। सुंदरता यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी भाव है। तो भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीरा को आज घबराहट हो रही थी, तो मीरा को घबराहट हो रही थी, घबराहट को हम महसूस करते हैं। जवानी में अनेक भूलें होती हैं, यानी जवानी जो होती है उसमें अनेक भूलें होती है। जवानी क्या है? एक भाव है। तो ये थे आपके संज्ञा के प्रकार। इन संज्ञा के जो मूलतः 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो व्यक्ति विशेष को, यानी कोई विशेष व्यक्ति, पुस्तक हो गए, देश के नाम हो गए इत्यादि को शामिल कर लिया जाता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जो अपनी जाति विशेष को प्रदर्शित करे, उसके अंतर्गत हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद बात करें भाववाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा को हम केवल महसूस करते हैं, यानी जिन भावों को हम महसूस करते हैं, जैसे घबराहट, लिखावट इत्यादि जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।